नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस देश को 11 साल पहले एक चीज बेची गई थी और इस देश ने हाथों हाथ उसे खरीद लिया था और उसका नाम था गुजरात मॉडल। और वो 11 साल से लगातार बेचा ही जा रहा है। इस देश को बताया जा रहा है कि गुजरात मॉडल इतना कामयाब मॉडल है और देश को उसी मॉडल पर चलाना होगा। लेकिन ये गुजरात मॉडल की सच्चाई क्या है, ये धीरे धीरे हम सबके सामने आई है। तो उस गुजरात मॉडल की और सच्चाई कि कितना दम है, कितना खोखला है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दूसरा, राहुल गांधी ने जब अपनी पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने की ठानी, जिसको नाम दिया संगठन सृजन, तो उन्होंने भी अपने उस कार्यक्रम के लिए जिस स्टेट को चुना, जहां से शुरुआत के लिए चुना, वो गुजरात थी। सदन के पटल पर राहुल गांधी ने ठोक बजाकर कहा कि इस बार गुजरात में आपको हराएंगे। ये मोदी जी को, बीजेपी को उन्होंने चैलेंज किया। गुजरात क्यों इतना अहम था कि सब कुछ कांग्रेस को भी गुजरात से ही शुरू करना था और बीजेपी के लिए भी गुजरात अहम है कि गुजरात के नाम पर ही पूरे देश के लोगों को एक सपना दिखाना था। अब इन सब सवालों को जानने के लिए गुजरात तो जाना ही पड़ेगा। तो आज हम आपको गुजरात ले चलते हैं और गुजरात से एक ऐसी आवाज आपके सामने ला रहे हैं जो गुजरात की सबसे बुलंद आवाजों में से एक है। और मोदी शाह पर गुजरात से जो आवाज सबसे ज्यादा तीखे हमले करती है, ये वो आवाज है जिनका नाम है जिग्नेश मेवानी, जो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस की सबसे मुखर आवाज भी हैं। तो चलिए चलते हैं गुजरात, अहमदाबाद। तो जैसा कि दर्शकों, आपकी डिमांड पे देखिए जिग्नेश भाई स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। जिग्नेश भाई, सबसे पहला सवाल मेरे बहुत से दर्शक पूछते हैं और मेरे को खुद बड़ा जानना है कि पूरी देश को गुजरात मॉडल कह के बेच दिया गया, कि गुजरात मॉडल बेचा गया और कहा इस देश को गुजरात मॉडल की तर्ज पर हम आगे ले जाएंगे। 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस देश की बाकी जनता को गुजरात मॉडल क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि बीजेपी के नेता भी अब ये कह रहे हैं कि नहीं, गुजरात मॉडल के रास्ते पर चला हुआ है देश, धीरे धीरे गुजरात मॉडल की तरह, गुजरात की तरह देश भी सही रास्ते पर आएगा। लेकिन ये गुजरात मॉडल है क्या? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गुजरात मॉडल है क्या? मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और मोदी जी खामोश रहे, ये गुजरात मॉडल है। लखीमपुर खीरी में किसानों की छाती पर गाड़ी चलाकर उनको कुचल दिया गया, हत्या की गई, ये गुजरात मॉडल है। आम्बेडकराइट एक्टिविस्टों को नक्सलाइट बोलकर पत्रकारों को, कर्मठ लोगों को, नेताओं को यूएपीए के तहत, दूसरे काले कानूनों के तहत जेल में ठूसा गया, ये गुजरात मॉडल है। अब जितना भी रोजगार मांगो, बात मंदिर मस्जिद की ही हो, भारत पाकिस्तान की ही हो, स्मशान कब्रिस्तान की ही हो, ये गुजरात मॉडल है। बेसिकली गुजरात मॉडल 2002 के दंगों के वक्त समाज को इन दंगाइयों ने हिंदू मुसलमान में विभाजित कर दिया। नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया दबाकर मोदी जी की धुलाई कर रहा था। तो उनको किसी ने आइडिया दिया कि अपने इन पापों के कारण आपकी जो छवि धूमिल हुई है, उससे बचना है तो मुखौटा पहन लो विकास का, करो बात जीडीपी की, डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, स्मार्ट सिटीज की, इन्वेस्टमेंट की, और उसके ऊपर हम आपका जबरदस्त पीआर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेंगे, ताकि जो 2,000-2,500 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उस पाप को भुलाया जाए। तो उसी मकसद से 2003-4 के करीब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चालू हुआ गुजरात में। उसके 2 साल पहले हुआ है दंगा। समाज हिंदू मुसलमान में पूरे मुल्क में कुछ हद तक तो विभाजित था ही, पार्टीशन के जख्म पूरे अभी भरे नहीं थे, और उसमें इतना बड़ा व्यापक भयंकर दंगा जिसके आग में 2,000-2,500 लोग मर गए। और उसके बाद उसके ऊपर एक प्रकार से चद्दर डालने के लिए मोदी जी ने विकास का मुखौटा पहना और अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के साथ साथ विकास पुरुष के तौर पे पेश करने की कोशिश की। इस कोशिश में बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, वो पूंजी उनको मिली गुजरात के और देश के कॉरपोरेट घरानों से। गुजरात का कॉरपोरेट, गुजरात का पूंजीपति गुजरात के सीएम को चंदा दे, उसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। पूरे भारत का देने क्यों लगा, वो भी जब यूपीए सरकार थी।
उसका प्रमुख कारण यह है कि पूंजीपति को इस मुल्क में प्राइमरीली 3 चीजें चाहिए। सस्ते दाम पर मजदूर, ज्यादा लेबर लो तंग न करे, मजदूरों को यदि वो रगड़ रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दबाकर शोषण हो रहा है, तो ऐसी सत्ता चाहिए जो मजदूरों का पक्ष न ले, पूंजीपतियों का पक्ष ले। मोदी जी इस मामले में बड़े काबिल थे। आओ हमारे मजदूरों को निचोड़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूंजीपतियों के साथ खड़े। ये मैसेज अपने कार्यकाल में देश और दुनिया की पूंजीपतियों को मोदी जी दे चुके थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप से, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो पूंजीपति, उनको दूसरी जो चीज चाहिए प्रमुख, वो है जमीन। मोदी जी ने इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट लैंड और गौचर जमीनों का इतना जो बड़े स्केल पे जो दान दिया है पूंजीपतियों को, उसका कोई मैच नहीं है हिंदुस्तान में, पूरे देश में उसका कोई मैच नहीं है। 1 रुपये के दाम में हजारों हजारों एकड़ जमीन अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को। और तीसरी चीज चाहिए, जमीनों के नीचे जो मिनरल्स है। तो मजदूरों के पसीने की लूट, जमीन की लूट और ये मिनरल्स की लूट, ये 3 लूट यदि पूंजीपतियों को करनी है तो उनको लगा कि मोदी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनके विकास पुरुष की छवि खड़ी करने में सबसे बड़ा हाथ इन लुटेरे पूंजीपतियों का है। मोदी इज आल्सो वेरी स्मार्ट। उनके एडवाइजरों ने भी सही सलाह दिया कि हिंदू हृदय सम्राट वाला पार्ट तो आपने कर लिया, दंगे हो गए, समाज को विभाजित कर दिया, मुसलमानों को गाली दे दिया, उनको कॉर्नर करने वाली जो लैंग्वेज है तो आपके पास है, विकास पुरुष वाला मुखौटा पहन लो। और फिर उसी के चलते 2002 से जब तक वो गुजरात के सीएम रहे, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते रहे, गरीबों के झोपड़े तोड़ते रहे, तो पूरा एक कंप्लीटली राइटिस्ट इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने अख्तियार किया। तो देश के पूंजीपतियों को लगा कि हम लोग भी कुछ हद तक तो यूपीए के साथ है, लेकिन बीच बीच में ये यूपीए वाले तंग करते हैं, ये राइट टू एजुकेशन लेके आ जाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं, किसानों का कर्जा माफ करने की बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ सेंटर इकोनॉमिक मॉडल उनको चाहिए। पूंजीपतियों को ये थोड़ी मोड़ी जो रियायती थी वो भी मंजूर नहीं थी। तो उनको लगा कि ये वो बंदा है नरेंद्र मोदी जो कॉर्पोरेट लूट का पर्याय बन चुका है, क्यों ना उसी को सर पे बिठाए। तो मैं मानता हूं समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करके असली जो भारतीय परंपरा है, हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको ताक पे रख के हमारे सारे संसाधनों की लूट मचाना और पूरी भाजपा को भी कंट्रोल में रखना, मोदी और अमित शाह के जरिए, यही गुजरात मॉडल है। फिर जिग्नेश भाई, इससे जुड़ा ना फिर एक सवाल सीधा सीधा उठता है, मुझे मालूम है आपने कई बार इस सवाल का जवाब दिया, पर फिर भी क्योंकि सवाल फिर जुड़ता है कि अगर इतना ये मॉडल जो है वो झूठा है और गुजरात अंदर खोखला है, ये मॉडल बाहर दिखाने के लिए है, फिर गुजरात की जनता बार बार बीजेपी को मौके क्यों देती है? कम्युनल डिवाइड खड़ी कर दी है ना सर, समाज को इतने लंबे अरसे से कम्युनल लाइंस पर डिवाइड करके रखा है। 2017 में देखा कि जब हम लोग बहुत पूरे जज्बे के साथ लड़ रहे थे और एक बहुत जबरदस्त गुजरात में माहौल बना था, तो वी केम वेरी क्लोज, 77 सीटें हमारी आई, 10-12 सीट का ही फासला रह गया। लेकिन ये पूरी जो 2002 से अब तक की जो यात्रा है, उसमें जो हमने झेला है, हम जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, कि जब तक जनता में एक ऐसी जनता के भीतर से ये आवाज न उठे कि यार अल्टीमेटली हमारा मुल्क तो रविदास का है, नानक की धरती है, भगत सिंह और अंबेडकर का देश है, कबीर का ही देश है, हम ये कब तक ये तलवार और त्रिशूल की राजनीति में यकीन करते रहेंगे? कब तक इनकी मंदिर मस्जिद के पॉलिटिक्स का समर्थन करते रहेंगे? वो एक अंदर से भी आना चाहिए ना। आज जाति व्यवस्था या छुआछूत हिंदुस्तान में क्यों खत्म नहीं हो रही है? एक वक्त था जब विधवा बहनों के पुनर्विवाह पर पाबंदी थी, बच्चियों को दूध पिलाकर मार देते थे, लेकिन एक समाज के तौर पे, राष्ट्र के तौर पे एक पॉइंट में हमको रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। तो छुआछूत और जातिवाद गलत है, वो आज महसूस नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से इस देश की जनता के बहुत बड़े तबके को आज भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि इस मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स को टाटा गुड बाय करना पड़ेगा। जब तक वो रियलाइज ना हो जी। फिर जिग्नेश भाई, फिर यहाँ फिर ये सवाल फिर एक और उठता है
कि जिग्नेश भाई आपने कहा कि यहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान डिवाइड कर रखा है और दूसरा सोसाइटी को जब तक अंदर से नहीं जगेगी तब तक नहीं होगा। तो फिर ये भी एक सवाल उठता है ना कि क्या ये जो डिवाइड कम करने में और पॉलिटिकल उसमें पब्लिक को अवेयर करने में आपकी पार्टी की भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे इसलिए? देखिए, कोई कमजोरी नहीं रही ऐसा यदि मैं बोलूं तो वो गलत होगा। यदि कमजोरी कुछ नहीं रही होती तो होते ना सत्ता पर हम, राइट? तो वो तो हमें एडमिट करना पड़ेगा। ऑनेस्टली मैं मानता हूं, मैं गुजरात के एक नागरिक के तौर पे भी मानता हूं कि एक नागरिक के तौर पे भी कहीं ना कहीं जनता को कन्विंस करने में हम फेल रहे और बतौर पार्टी भी रहे। लेकिन अब हमारा जो भी संगठन सृजन का भी गुजरात में अभियान चल रहा है, बड़ी शिद्दत से हम लोगों ने काम चालू किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली दिनों में अच्छा नतीजा मिलेगा। क्या है, एक न्यूज चैनल की आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, एक सिंसियर अटेम्प्ट हम लोग भी कर रहे हैं। और अब जिस प्रकार से मूल पूरे देश में वोट चोरी के बाद और पूरे गुजरात में जिस प्रकार की मैं सिचुएशन देख रहा हूं, मोदी जी का जो गुणगान होता था, जो अंधभक्ति होती थी, अब वो उतनी रही, अब वो उतनी नहीं रही। पहले जो हम कुछ मोदी जी के खिलाफ कुछ बोले, भाजपा के खिलाफ बोले, तो 10 लोग खड़े हो जाते थे। अब हमारे कुछ बोले बिना भी मोदी जी का कोई यूट्यूब में नया वीडियो आता है या फेसबुक के उनके पोस्ट लगती है, तो नीचे जो कमेंट्स होती है वो हेल्दी कमेंट्स नहीं होती, उनको भी उनके साथ भी थोड़ा गाली गलौज शुरू हुआ है, लोगों में रिजेंटमेंट है। और मैं मानता हूं उसके प्रमुख कारण एक तो बेरोजगारी है, महंगाई है, 20-25 सालों का एक फटीग हो चुका है उनको। बहुत 10 साल मोदी जी को पूरे देश में देख लिया, 20-25 साल गुजरात में देख लिया, तो गुजरात की जनता थोड़ी एक नया विकल्प मांग रही है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इस बार कि एक अच्छे विकल्प के तौर पे हम अपने आप को पेश करें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि केवल आरएसएस और बीजेपी ने अब तक जो किया है, आज जो कर रहे हैं, केवल उसी को रिस्पॉन्ड न करें। एक बेहतर गुजरात के निर्माण का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट भी लेकर हम लोग आए। जेंजीज के लिए क्या हो, किसान मजदूर के लिए क्या हो, बेरोजगारी के सवाल को कैसे डील करें, तो उसका एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव ब्लूप्रिंट लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अभी, जेनजी, उसको मिला के और जो आपने अब तक जो बात कही उसको अगर मैं समराइज करूं तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्या गुजरात के लोग भी अब क्या इस नजरिए से देखने लगे हैं कि भाई मोदी जी का लास्ट टर्म है इसलिए अब शायद वो मोदी जी को लेके अनडाउटेडली वो चीज नहीं है, प्राउड वाला है? आप आम जनता को पूछिए, हमारी पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूछिए, मीडिया कर्मियों को पूछिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, अफसरों को, बाबुओं को पूछिए, सारे लोग ये कह रहे हैं अब ये उनका आखिरी पड़ाव है, आखिरी इनिंग है। और जिस दिन सत्ता के स्थान पर मोदी और अमित शाह नहीं रहेंगे, मोदी भी नहीं रहेंगे, उतना पॉपुलर एक चेहरा जिसकी कम्युनल पोलराइजेशन में एक अलग लेवल की मास्टरी है और उस मास्टरी के साथ साथ वो अपने आप को विकास पुरुष के तौर पर प्रेजेंट कर पाया, ये कॉकटेल वाला चेहरा उतनी आसानी से उनके पास मिलेगा नहीं। और बहुत ही बड़ी बहुत भयंकर अंदरूनी टकराव भी बहुत हो चुके हैं। कांग्रेस के लोग जो पार्टी छोड़कर भाजपा में गए और मंत्री बन गए, उससे भी भाजपा के लोगों के अंदर बहुत बड़ी नाराजगी है कि 25 साल से हम अपने आप को यहाँ पार्टी के लिए रगड़ रहे हैं और कोई कांग्रेस का बंदा अचानक एक दिन भाजपा में आया और मिनिस्टर बन गया, उसको कैबिनेट रैंक मिल गया, तो उसकी बहुत नाराजगी है। तो आने वाले दिन बीजेपी के लिए गुजरात में और गुजरात के बाहर बहुत मुसीबत उनके लिए बढ़ने वाली है। और मैं जो देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, इसको ये लोग किसी कीमत पर डील नहीं कर पाएंगे, ना गुजरात में ना गुजरात के बाहर। एम्प्लॉयमेंट नहीं ही दे पा रहे, जॉब्स नहीं ही क्रिएट हुए, 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, किराए महंगे, किराना महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, पब्लिक हेल्थ महंगा, एजुकेशन महंगा, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे। जाति और धर्म के नाम पे आप जो लगातार बोल रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद जनता पक जाएगी ना, आपसे ऊब जाएगी। तो ये गुजरात में भी हो रहा है और देश में भी हो रहा है। जी जिग्नेश, आपने एक अभी इसमें भी लाइन बोली कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे उनका जिक्र किया आपने, जो कांग्रेस में रह गए उनमें गुजरात में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर किसी सत्ता का जो क्रोध है किसी ने झेला है तो वो आपने झेला है। गुजरात से असम तक सब जगह झेला है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफर नहीं आएंगे, आपके साथी, अब मैं क्या नाम लूं उनका, हार्दिक पटेल या जो भी थे वो गए। आपको क्या चीज रोके रखी कि आपको कांग्रेस में ही रहना था, या क्या चीज ने रोका कि आपको बीजेपी के साथ नहीं जाना?
सर मैं आइडियोलॉजिकल अपनी पोजीशन में लाइन में बहुत क्लियर हूं। मैं पब्लिक लाइफ, राजनीति, मेन स्ट्रीम का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़ सकता हूं। आरएसएस और बीजेपी के साथ इस जीवन काल में कभी समझौता मेरा मुमकिन नहीं, रादर ये नामुमकिन चीज है। और वो इनको भाजपाइयों को इस कदर पता है कि मुझे कभी अप्रोच भी नहीं करेंगे, कभी अप्रोच करते भी नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि इस प्रकार से मुझे कोई संवाद करें। उनको पता है कि जिग्नेश यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो मुझको उनके बारे में क्लैरिटी है कि वो कितना डेडली डेंजरस फोर्स है। उनको भी मेरे बारे में पता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं अपनी जगह पर कायम हूं और मैं सर ऐसा मानता हूं कि आज की इस दौर में विपक्ष के जो दल है उनके साथ कोई न जाए। विपक्ष के दलों के साथ इंक्लूडिंग मेरी पार्टी के साथ किसी को कोई आइडियोलॉजिकल इश्यू, कोई दिक्कत हो तो वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। मैं एक नहीं मेरी 10 गलती मान सकता हूं, मेरी व्यक्तिगत और पार्टी की भी। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ जो है वो बहुत डेंजरस काम है। ये वो लोग हैं जो संविधान को कुचलने के लिए पैदा हुए हैं, जिनको देश के लोकतंत्र के साथ, किसान, मजदूर, गरीब, मजलूम के साथ कोई लेना देना नहीं। ये अपने बाप के नहीं है, ये हिंदू मुसलमान के तो नहीं है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों के और अपनी सत्ता के लिए है। ये अपने बाप के नहीं है। तो इनके साथ समाधान करना मुझे कहीं ऐसा लगेगा ये तो भगत सिंह के सपनों के साथ खिलवाड़ होगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर का इंसल्ट होगा, ये हमारे संविधान का इंसल्ट होगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में अनगिनत कांग्रेस के लोगों के, हजारों लाखों आम जनता ने, जो किसी भी पार्टी और दल के साथ नहीं थे, ऐसी आम जनता ने लाठियां खाई, छाती पर बुलेट खाई, जेलों में गए, यातनाएं झेली, तब जाके ये मुल्क बना है ना। तब जाके लोकतंत्र की नींव रखी गई है, तब जाके हमको ये संविधान मिला है। इसका अपमान हो जाएगा यदि कोई संघ और भाजपा में जाए तो। जी, देखिए जिग्नेश भाई, आउटसाइड ऑफ गुजरात के एंगल से अगर मैं बात करूं, जब हम गुजरात के बाहर के हम जो लोग देखते हैं, गुजरात से कोई कांग्रेस की सबसे मुखर आवाज सुनाई देती है पूरे देश में, गुजरात से जो निकलती है वो है जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश मेवानी हर मुद्दे पर, हर उस पे जो है तगड़ा प्रहार सरकार पर करते हैं, जो गुजरात से निकलती आवाज है। फिर भी हम सब लोगों के दिल में एक सवाल उठता है कि अगर इतना सब कुछ जिग्नेश मेवानी झेल रहे हैं, इतना सब कुछ जिग्नेश मेवानी सीधा ही लड़ाई लड़ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी को वो कद क्यों नहीं कांग्रेस में मिल रहा जो वो डिजर्व करते हैं? सर मैं बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड हूं। मैं आज गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, 2 बार विधायक भी बन गया। पार्टी सारे स्टेट्स में मुझे स्क्रीनिंग कमेटी में रखती है, स्टार स्पीकर रहता हूं जहां जहां पर चुनाव होता है, संगठन के काम देती है। तो मैं अपनी जगह पर ठीक हूं और भी बेटर तरीके से लड़ेंगे और भी शिद्दत से लड़ेंगे। तो पार्टी भी ऐसा नहीं है कि कंसीडर करेंगी, कर ही रही है। वर्किंग प्रेसिडेंट और तो क्या चाहिए। एक चीज कही जाती है, कांग्रेस के लोगों ने मैं सर मुझे आपको बताया, मैं आपको मैं आपको क्या है सर, टिपिकल पॉलिटिशियन स्टाइल में थोड़ा हम्बल होके, एक्स्ट्रा मॉडेस्ट होके नहीं कहना चाहता हूँ, आपको दिल से कहना चाहता हूँ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए मुझे बहुत कुछ मिल जाए, ये कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं हुई। यदि मेरे हाथों 10,000 लोगों का काम हो रहा है, वो 1 लाख का कैसे हो, मैं उसके लिए पब्लिक लाइफ में आया हूँ। मैं सोशल मूवमेंट में एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर ही रहा था। मैं अपने इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट को अपने एक्टिविज्म का एक्सपांशन के तौर पे देखता हूँ, वो मेरे लिए उसका एक्सटेंशन है। यदि एक एक्टिविस्ट के तौर पे मैं 1 लाख लोगों का काम कर पा रहा हूँ, यदि विधायक बनकर 10 लाख लोगों का करने का अपॉर्चुनिटी बने, सांसद बनकर कल को 25 लाख का अपॉर्चुनिटी मिले, मंत्री बनकर 1 करोड़ का मिले, तो यही मेरे मन में लालच है। कोई मुझे पद बड़ा मिल जाए या कोई चीज पावरफुल, कोई पोजीशन मिल जाए, मैं उसके पीछे भागने की वो फितरत ही नहीं है, वो प्रकृति नहीं मेरी। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव लॉट ऑफ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मैं अच्छा कर रहा हूँ अपनी जगह पे, और बेहतर करूंगा। और आपको ज्यादा मेरी मेहनत आने वाले दिनों में दिखेगी। बहुत अच्छे विचार है जिग्नेश जी आपका। आखिर के 2 सवाल आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि आपको भी जाना है। पहला सवाल तो ये है जिग्नेश भाई कि जो कांग्रेस के अंदर से हमें खबरें मिलती है, कांग्रेस के लोग बताते हैं कि जो संगठन सृजन की शुरुआत गुजरात से राहुल गांधी ने क्यों की।
वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल ड्रीम है कि मोदी शाह को सबसे पहले उन्हीं के गढ़ में मात देना चाहते हैं वो। अगर एक बार गुजरात में डेंट पड़ जाए तो पूरे देश में मैसेज जो है उसका अलग ही जाएगा। क्या आप, क्योंकि आप तो राहुल से बातचीत करते थे, राहुल के नजदीकी, और आप जो है वो इस पूरी टीम में है, क्या यही सोच है कि इसलिए गुजरात से शुरू किया गया था? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि वो जो संगठन सृजन का जो शुरुआत की गई है वो सही ट्रैक पे चल रहा है? देखिए, संगठन सृजन का लॉन्च होना वो अपने आप में राहुल जी और एआईसीसी की सिंसियरिटी दिखाता है। दूसरी बात, पार्लियामेंट के मंच पर उन्होंने जो कहा था कि आपको लिख के ले लो, इस बार गुजरात में चुनाव हराएंगे। थर्ड, गुजरात में उनके 7-8 जो दौरे हुए, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का एक फोकस है, राहुल जी का व्यक्तिगत फोकस है और एआईसीसी का इन जनरल फोकस है। तो मैं मानता हूं एक बहुत पॉजिटिव बात है। और गुजरात में यदि इनको हराते हैं, गुजरात मॉडल को यहां पंक्चर कर रहे हैं, तो पूरे भारत में एक मैसेज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं भी चाहूंगा, पार्टी भी चाहेंगी कि इनको यहां थोड़ा रगड़ा जाए। और आसान नहीं है हमारे लिए, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ फाइट। उनके पास सत्ता है, सत्ता का डंडा है, दुनिया की पूंजीपति है, आरएसएस की लंबी पुरानी कैडर है, गुजरात उनका एक प्रकार से गढ़ बन चुका है। तो बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला होगा, याचना नहीं अब रण होगा, तो होगा। जी जी। आपने जिन्हें भाई एक 17 की बात की जहां आप बहुत क्लोज पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट गला पकड़ लिया था आपने बीजेपी का, लेकिन फिर जब 22 में आप चुनाव लड़ते हैं तो बहुत बुरी तरह से हारते हैं। क्या इन दोनों सबक को लेकर और जो संगठन सृजन जैसे शुरुआत राहुल गांधी का सपना गुजरात में, इन सब को अगर मिलाया जाए तो 27 के लिए, 27 में शायद अगला चुनाव, तैयारी सही ट्रैक पर चल रही है? ईमानदारी से बताइएगा, आपको लग रहा है कि आपके पास वो आर्सेनल है कि 27 में आप अभी बीजेपी को बेदखल कर डेफिनेटली सकते हैं? तैयारी तैयारी बहुत सिंसियरली चालू की है। वॉर रूम हमारा एक्टिवेट हो चुका है। प्रदेश प्रमुख अमित भाई चावड़ा, ही इज अ मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीजन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, 5 बार की विधायक रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, पहले भी प्रदेश प्रमुख रहे, आज भी दोबारा पीसीसी के प्रेसिडेंट बने, एंड ही इज नॉट इवन 50, ही इज 47 48। तो रिलेटिवली यंग है, एक्सपीरियंस बंदे हैं और बहुत सीजनड आदमी है। तो एक ये संगठन का काम तो बढ़िया चल ही रहा है। आने वाले दिनों में आपको थोड़े जन आंदोलन भी दिखेंगे हमारी ओर से। तो संगठनात्मक एक्टिविटी, एआईसीसी का सुपरविजन, मॉनिटरिंग, फॉलोअप और सड़क पर इंकलाब, ये 2-3 चीजों का मिलन हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। नहीं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए कि संगठन खड़ा हो गया है पूरे गुजरात में, क्योंकि अब आपको सिर्फ तो बीजेपी संगठन से खड़ा नहीं हो लड़ना, रहा है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी लड़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, संगठन खड़ा हो रहा है। 33 डिस्ट्रिक्ट में हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स अपॉइंट कर दिए गए। एक हफ्ते के भीतर सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद जो अर्बन एरियाज में हम थोड़ा वीक है, वहां पर विस्थापन के मुद्दे को लेकर और दूसरे सवालों को लेकर, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अभी हमारा लगातार कैंपेन हो रहा है। आज ही से 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में हमारा 1 हफ्ते का वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा एक अवेयरनेस का और सिग्नेचर कैंपेन का एक मूवमेंट लॉन्च हो रहा है। तो पूरी पार्टी आज ग्राउंड जीरो पे, ग्रास रूट पे उतरने वाली है लगातार। और ऊपर से भी एआईसीसी ये भी इतना रुचि ले रहा है, वोट तो चोर अच्छा का होगा। मुद्दा, वोट चोर के मुद्दे पे थोड़ी सी बात हाँ, जाते जाते कर लेते, क्या गुजरात में ग्राउंड पकड़ रहा है? क्या बिल्कुल। वोट चोर के गुजरात मुद्दे का की क्या स्थिति है? देखिए, गुजरात हो या पूरा देश हो, आपने भी अनगिनत लोगों से सुना होगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार आपके जहन में भी ये ख्याल आया होगा, मेरे मन में भी आया है कि कुछ तो गड़बड़ी ये लोग ईवीएम के साथ करते हैं, कुछ तो चुनावी प्रक्रिया के साथ कुछ हो रहा है खेल। ये लाखों करोड़ों लोगों को ये डाउट था। तो राहुल जी ने ये जो एक्सपोज किया, उसका इतना जो रेजोनेंस बना, उसका कारण यही है। यदि गुजरात कांग्रेस के कुछ लोग, 2-5 लोग यदि भाजपा से कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, तो राहुल जी ये नहीं बोलते कि लंगड़े घोड़े, बी टीम, स्लीपर सेल। और जैसा ही राहुल जी ने बोला लंगड़े घोड़े, बी टीम, स्लीपर सेल, तो जबरदस्त एक रिएक्शन आया, पूरी पार्टी चार्ज हो गई। क्यों चार्ज हुई? उनको लगा कार्यकर्ताओं को कि हमारी बात हुई, हमारे मन की बात हुई। उसी प्रकार से जब वोट चोरी पे राहुल जी ने एक्सपोज किया, तो लाखों करोड़ों को लोगों को इस देश में लगा ये असली बात है। तो वो इमीडिएट जो कनेक्शन बना वो गुजरात में भी है। और
आपके माध्यम से पूरे गुजरात के आपके जो भी व्यूअर्स है, पूरे देश के व्यूअर्स को सभी को कहना चाहूंगा, यदि विदेशी बैंकों में पड़ा काला धन वापस आया होता, यदि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार युवा को रोजगार मिला होता, यदि महंगाई कंट्रोल में हुई होती, यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सचमुच हम विश्व गुरु बने होते, यदि चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका सबको सबक सिखाया होता, तो मोदी जी को वोट चोरी नहीं करनी पड़ती। वोट चोरी इसलिए करनी पड़ रही है कि उनको लग रहा है, उनका खुद का इंटेलिजेंस है, उनके पास अपना डेटा है कि हमारा भांडा फूट चुका है, जनता हमको पहचान चुकी है, विश्व गुरु की छाती 56 इंच के बजाय 5 फुट 6 इंच की हो चुकी है, ये जनता को पता चल चुका है। ये बात संघ और भाजपा को पता चली, तब जाके इन्होंने वोट चोरी का स्कैम किया है। ये केवल चोरी नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ, लोकतंत्र के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ है, भारत के साथ ये गद्दारी है। जी जिग्नेश जी, हमें गुजरात से भी बहुत लोग देखते हैं, बल्कि हमारे एक दर्शक ने, उनका नाम नहीं लूंगा, बाकायदा मुझे मेल करके बताया कि किस तरह से गुजरात में ये जो शराबबंदी के नाम पर 30,000 करोड़ या इतना कुछ उन्होंने कहा कि वो धंधा होता है ब्लैक मार्केट का, और वही मॉडल जो है मोदी जी ने नीतीश कुमार को बेच दिया, और गुजरात में, बिहार में भी अब वही हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें, खैर आज आपके पास वक्त कम है क्योंकि आपको जाना है अपने पब्लिक फंक्शन में। आपने मैं आपको बहुत एक बात अच्छे बताना जो चाहूंगा, जी 3 जी चीज जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज इस वक्त पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद, पुलिस कमिश्नर राजकोट, पुलिस कमिश्नर बड़ौदा, पुलिस कमिश्नर सूरत, गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, 33 एसपी की एसपी ऑफिस के 2 किलोमीटर के रेडियस में 365 दिन में एक दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर शराब आपको न मिले। द्वारिका, डाकोर, अंबाजी, पावागढ़, सोमनाथ, जितने भी गुजरात के हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के जो प्रतीक है, जो केंद्र है, जो बड़े मंदिर है, यात्रा धाम है, उसके 1 किलोमीटर की रेडियस में भी आपको 365 दिन शराब मिलेगा। तो केवल हिंदुओं को बहकाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अदरवाइज हिंदू जनता शराब पीकर बर्बाद हो जाए, बहनें विधवा हो, अवैध तरीके से सस्ती क्वालिटी की वाहियात किस्म की शराब एक एक नूक एंड कॉर्नर में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में, एक एक गांव के एक एक मोहल्ले में आज भी अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ का ड्रग्स पिछले 5 साल में पाया गया। मेरे पास कुछ एविडेंस ठोस नहीं है, लेकिन आपके दर्शक इशारा समझ जाएंगे, जब तक मुंद्रा का पोर्ट अदानी को दिया नहीं गया था, तब गुजरात और ड्रग्स ये 2 शब्द साथ साथ नहीं चलते थे। आज मुझे ठीक से याद है, 2017 के विधानसभा के चुनाव में या 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग कभी ड्रग्स के मुद्दे पे गुजरात में बात नहीं करते थे, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन 2020 से 2025 के 5 साल के दौरान गुजरात मानो कि एक लॉन्चिंग पैड बन गया हो पूरे भारत में ड्रग्स को फैलाने का। 1.25 लाख करोड़ का ड्रग्स 5 साल में गुजरात में पाया गया। ये गुजरात की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी जनता की, वर्तमान युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की बर्बादी का कारण बनेगा। तीसरा, गुजरात आज इस वक्त एक ऐसा एकलौता स्टेट है जहां पुलिस सब इंस्पेक्टर नकली मिलता है, पुलिस इंस्पेक्टर नकली पाया जाता है, एसपी नकली मिलता है, जज नकली होता है, अदालत नकली पाई गई, इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी ऑफिस फेक, सीएमओ का कर्मचारी फेक, पीएमओ का कर्मचारी फेक, नकली जेल मैंने एक्सपोज किया असेंबली के फ्लोर पर, नकली माताजी के मंदिर का प्रसाद नकली, नकली टोल नाका, नकली ऑफिस, नकली अफसर, सीबीआई का अफसर नकली, ईडी का अफसर नकली, इतनी नकली ऑफिस अक्रॉस इंडिया किसी भी स्टेट में पाई जाएगी नहीं। मतलब कि बकायदा कुछ चोर चक्के इतने बेखौफ हो चुके हैं कि खुले आम शराब बेचेंगे हमारा कोई कुछ उखाड़ दे लेगा, ड्रग्स का काला कारोबार करेंगे हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं लेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अहमदाबाद सिटी में 5 महीने में 50 मर्डर हुए, 50 मर्डर्स।
महिलाओं पे पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद के मकान से 1 किलोमीटर की दूरी पे दलित समाज की एक बेटी पर गैंगरेप हुआ है। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद की ऑफिस के उसके बंगले के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मॉब लिंचिंग स्टाइल में हत्याएं हो रही है और आज पूरी भाजपा की सरकार और गृह मंत्री खामोश है। लॉ एंड ऑर्डर का आज गुजरात में इतना बड़ा इश्यू है कि गुजरात के अखबारों को, न्यूज चैनल्स को, बकायदा गुजरात के होम डिपार्टमेंट को मैनेज करना पड़ता है कि ये मत दिखाओ भाई, इतना ध्वस्त हो चुका है यहाँ पर। जी ठीक है जिग्नेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खूब दिल के खोल के बातें करी और अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो अगली मुलाकात के लिए रखते हैं, क्योंकि सवाल खत्म हो जाए तो फिर अगली मुलाकात का मजा नहीं रहता। अगली मुलाकात में आपसे और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।